जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये आज लेक्चर नंबर 10 है क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर। और हम लेक्चरशिप की तैयारी के लिए ये कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन को। जी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है ये क्या होता है। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब कोई भी बॉडी जब एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही होगी तो उस बॉडी के मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन का नाम देंगे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं इस सूरत में। सपोज कर लेते हैं कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए अलोंग अ स्ट्रेट लाइन and also let u is the initial velocity, and after time t it covers distance x and its velocity becomes v। तो ये सारी सुपोजिशंस लेने के बाद ये थ्री इक्वेशंस हमारे पास हैं जिनको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। ये हम मैट्रिक से ही हम इन इक्वेशंस को पढ़ते आ रहे हैं। ये मैट्रिक में हमने इनको इस फॉर्म में पढ़ा था कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और इसी तरह डिस्टेंस जो मैंने x से डिनोट किया हुआ है वहां पर s से डिनोट किया हुआ था कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसी तरह थर्ड आपके पास इक्वेशन है 2ax है यहाँ पर, तो 2as वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर लिखा हुआ होता था। तो ये थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो हम रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर यूज करते हैं। अब यहाँ पर हमने ये सुपोजिशन लिया है कि एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की सूरत में ये थ्री इक्वेशंस जो हैं ये वैलिड होंगी। और दूसरा ये है कि मोशन जो है वो अलोंग स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन होना चाहिए। तो अब हम इनके कुछ यूजेस देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की फॉर्म में। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि इफ अ पार्टिकल फॉल्स फ्रीली फ्रॉम ए हाइट h1 then its velocity at height h2 is given as। तो आगे ये फोर ऑप्शंस दी हुई हैं। सपोज हमने ये किया है कि एक पार्टिकल है जो हाइट h1 के ऊपर है और वहां से वो फ्रीली फॉल करता है। तो h2 हाइट पर पहुंच कर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमने बताना है। तो देखें कि जब वो हाइट h1 के ऊपर होगा तो ये बेसिकली रेस्ट में होगा। और जो बॉडी रेस्ट में होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो होती है। When particle falls from height h1, then from h1 to h2, distance covered by body is equal to x is equal to h1 minus h2। मतलब टोटल जो उसका जमीन से हाइट है, जो ग्राउंड से उसका उसकी हाइट है वो h1 थी। तो जब वो h2 तक पहुंच जाएगा तो उसमें से हम जो उसका कवर डिस्टेंस होगा नीचे गिरते हुए वो फासला हम इस तरीके से निकालेंगे कि टोटल हाइट में से जो उस वक्त उसकी जमीन से हाइट होगी वो माइनस कर देंगे। तो अब अगर हम ये थर्ड इक्वेशन यूज कर लें, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है और एक्सेलरेशन जो है वो जी होगा। फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए हम एक्सेलरेशन जी यूज करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन को यूज करके ये सारी वैल्यूज उसमें पुट करेंगे और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये v इज इक्वल टू 2g h1 माइनस h2 आ जाएगा। अब h1 माइनस h2 बेसिकली इसकी हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड। जमीन से लेकर ये जिस पॉइंट पर होगा वहां तक की ये हाइट होगी h1 माइनस h2। ये एक नोट है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर इन fpsc सिस्टम। fps मीन फुट पाउंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। मतलब इसके अंदर लेंथ का यूनिट फीट यूज करते हैं और मैस का जो है वो पाउंड यूज करते हैं और टाइम के लिए आप सेकंड यूज करते हैं। इसी तरह 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये इन सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर यूज होता है और
मैथ हम ग्राम में यूज करते हैं और टाइम जो है वो सेकंड में यूज होता है। इसी तरह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू होगी जी की। जी नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कि अ स्टोन इज लेट फॉल फ्रीली फ्रॉम हाइट ऑफ 100 फीट देन इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज। अब यहाँ पर ये आपके पास प्रीवियस जो आपने क्वेश्चन देखा, ये एक एग्जांपल देखी है, ये उसका यूज है, उस फार्मूले को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शंस हमें दे दिए हुए हैं कि 10 फीट पर सेकंड है, 80 फीट पर सेकंड है, या 90 फीट पर सेकंड है, या 200 फीट पर सेकंड है। तो वही प्रीवियस आपने रिजल्ट यूज करना है, जी की वैल्यू। अब यहाँ पर चूंकि ये डिस्टेंस जो है ये आपको फीट में दिया हुआ है, तो इसीलिए जी की जो फीट वाली वैल्यू है वो आप यूज करेंगे 32, और हाइट आपके पास गिवन है कि 100 फीट है, तो 100 यहाँ पर यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास 80 फीट आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास अनदर एग्जांपल है, इफ अ पार्टिकल फॉल्स फ्रीली फ्रॉम हाइट h1 then the time taken by it to reach height h2 is given as। तो प्रीवियस फार्मूला हमने ड्राइव किया था वेलोसिटी के लिए, यहां पर हम एक फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं टाइम के लिए, कि अगर एक बॉडी कुछ हाइट से जमीन पर गिरती है तो उसे जमीन पर आने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं कि इफ अ पार्टिकल इज एट हाइट h1 then it is at rest initially, so its initial velocity is 0. When particle falls from a height h1, then from h1 to h2 distance covered by body is equal to x1 is equal to h1 minus h2। अब यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं जिसके अंदर हमें डिस्टेंस और टाइम दोनों चीजें दी हुई हैं। तो डिस्टेंस आ गया जी आपके पास h1 माइनस h2 और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ए की वैल्यू जी पुट करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, 2 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दे और जी को डिवाइड करके, तो ये टाइम का फार्मूला निकल आएगा। अब कोई भी बॉडी फ्रीली फॉलिंग है तो किसी भी हाइट पर मौजूद है, जस्ट हमें उसकी हाइट का अगर पता होगा तो हम उसका टाइम फाइंड कर सकते हैं कि वो कितनी देर के बाद जमीन के ऊपर गिरती है। जी नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है इसमें इसी फार्मूले का यूज है, इसकी एप्लीकेशन है इस फार्मूले की। अ स्टोन इज लेट फ्रीली फ्रॉम हाइट ऑफ 100 फीट देन टाइम टेकन बाय इट ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज। मतलब वही ऊपर वाला प्रॉब्लम है जो फर्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ था, इसके अंदर आप उसमें वेलोसिटी फाइंड करनी थी, इसमें आपने टाइम फाइंड आउट करना है। तो यही फार्मूला हम यूज कर लेते हैं, टी इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाई जी वाला। इसमें हाइट 100 पुट कर दे और जी की वैल्यू 32 पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये आपके पास 2.5 सेकेंड निकल आया। मतलब अगर कोई बॉडी 100 फीट बुलंदी के ऊपर है तो उसे जमीन पर गिरते हुए 2.5 सेकेंड का वक्त दरकार होगा। जी नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, distance traveled by particle moving in a straight line with uniform acceleration in the nth unit of time is। मतलब एक बॉडी जो है वो स्टार्ट करती है, मूव मूव करती है, तो इसमें आगे ये उसने ऑप्शंस दी हुई हैं कि हमने nth यूनिट में टाइम बताना है। अब इसको देख लेते हैं हम कि यहाँ से सपोज बॉडी स्टार्ट करती है और ये आपके पास ये जो है ना ये nth यूनिट ऑफ टाइम है, ये वाला, ये आपके पास nth यूनिट ऑफ टाइम है। अब यहाँ पर जब वो पहुंचेगा इस जगह पर, तो यहाँ पर तो n-1 यूनिट होगा। जब यहाँ पर आएगा इसके एंड पॉइंट पे, तो आपने मालूम ये करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल nth यूनिट बन जाता है। इस इंटरवल के अंदर कितना डिस्टेंस जो है वो उसने ट्रेवल करना है। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं जी, लेट x1 आपके पास जो ये डिस्टेंस है,
ये कौन सा डिस्टेंस है जब ये यहां पर पहुंचेगा, ये इनिशियल पॉइंट है nth इंटरवल का, तो n-1 यूनिट ऑफ टाइम इसको दरकार है। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन यूज करें तो डिस्टेंस हो गया x1 और टाइम हो गया n-1, और यहां पर भी n-1 पुट कर दे। सिमिलरली x2 हमने वो डिस्टेंस लिया हुआ है जब ये nth इंटरवल पर पहुंच जाए, ये स्टार्टिंग पॉइंट से हम डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर जो x1 है वो भी स्टार्टिंग पॉइंट से nth इंटरवल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां तक, और इसी तरह जो उसका एंडिंग पॉइंट है nth इंटरवल का वहां तक जो डिस्टेंस है स्टार्ट से लेकर वहां तक, वो आपके पास x2 है। तो इस सूरत में यहाँ पर बेसिकली ये मिस्टेकनली x1 लिखा गया, यहाँ पर x2 आता है। तो x टाइम आपके पास इसमें n इस्तेमाल करेंगे हम, यहाँ पर भी n स्क्वायर आ जाएगा। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth यूनिट ऑफ टाइम, मतलब यहाँ से ये जो टोटल डिस्टेंस था ये वाला, इसमें से आप यहां तक का प्रीवियस डिस्टेंस माइनस कर दिए, ये x1 माइनस करेंगे तो ये वाला जो nth इंटरवल का यूनिट है वो x2 माइनस x1 बन जाएगा। ऊपर आपके पास ये x1 की वैल्यू है और ये x2 की है, दोनों को आप पुट करें यहां पर और इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास निकला है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth यूनिट्स ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस फार्मूला। तो अब यहाँ पर ये आप देखें कि बी पार्ट में जो आंसर है, सर ये मिस्टेकनली सारी ऑप्शंस ही सेम लिखी गई, तो बहरहाल ये इसकी ऑप्शन करेक्ट है, वो जो भी हमें गिवन होगी। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम इसी को यूज करेंगे जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है। A body starting from rest and moving with constant acceleration covers 10 meter in the first second, then the distance traveled in second is, मतलब पहले सेकंड के दौरान उसने 10 मीटर कवर कर लिया, अगले सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब इसमें पहले तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये ऑप्शंस दी हुई हैं। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth यूनिट ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस फार्मूला। अब इसमें फर्स्ट सेकंड की अगर आप बात करते हैं तो इनिशियली वो बॉडी रेस्ट में थी, तो इसीलिए u आपके पास 0 बन जाएगा, और n जो है ये फर्स्ट सेकंड है तो 1 आ जाएगा, डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर आएगा। ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं, यहां से एक्सिलरेशन आपके पास आ जाता है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमने तो डिस्टेंस निकालना था जो दूसरे सेकंड के अंदर वो कवर करता है, तो फॉर सेकंड सेकंड मतलब दूसरे सेकंड में डिस्टेंस मालूम करना है, इनिशियल वेलोसिटी वही आप 0 यूज करेंगे, और टाइम जो है वो दूसरा सेकंड है तो n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, और एक्सिलरेशन 20 पुट कर देंगे। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा डिस्टेंस इज 30 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो द ग्राफ, अगर बॉडी जो है वो रेस्ट में है, रेस्ट में होने का मतलब है कि टाइम तो चलता ही जा रहा है ना, टाइम को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन डिस्टेंस वो एक ही पोजीशन पर खड़ा हुआ है, तो उस सूरत में ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो एस डज नॉट चेंज विद टाइम, मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, हेंस द बॉडी इज एट रेस्ट, सो वेलोसिटी 0। तो ये आप याद रख लें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसी तरह द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, दस डी एस ओवर डी टी, जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, एंड हेंस द पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, सो द एक्सीलरेशन इज 0। मतलब अगर बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही है, और वो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है बल्कि एट सम एंगल टू द टाइम एक्सिस है, तो उस सूरत में जो स्पीड या वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, और एक्सीलरेशन जो है वो 0 बनेगा। जी, थर्ड केस है हमारे पास के
वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही हो, टाइम के साथ इंक्रीज कर रही हो, ठीक है, तो उस सूरत में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। इसी तरह आप नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए भी ग्राफ बना सकते हैं। तो उस सूरत में वो कर्व जो है वो इस तरह ऐसे नीचे आती जाएगी। जैसे ये ऊपर जा रही थी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो इस तरह अगर नीचे आएगी कर्व तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट आपके पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, तो एक्सेलरेशन उस केस में जीरो होगा और बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस आ जाएगी। इसी तरह अगर वेलोसिटी लीनियरली टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा। और इसके बरक्स अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो मोशन जो है वो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन होगा, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन उस सूरत में पैदा होगा। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये स्लोप की प्रॉपर्टीज होती है ना, कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका स्लोप जीरो है, अगर ये इनक्लाइंड है विद एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एंगल, तो उस सूरत में स्लोप पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर ये लाइन इस तरह से बन जाती है तो फिर जो स्लोप है वो नेगेटिव बन जाता है। तो इसलिए इनको हम यूज कर लेते हैं कि स्लोप, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ले लेते हैं तो वो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल के इक्वल होगा। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो बेसिकली आपको एक्सेलरेशन देगा। Similarly, the area of velocity time graph of a particle is equal to the distance traveled by particle। मतलब अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया निकाल लेते हैं तो वो एरिया आपको क्या देगा, उस ट्रेवल्ड पार्टिकल का डिस्टेंस के बारे में आपको बताएगा। जी नेक्स्ट, मैंने मजीद इसके जो रिजल्ट्स हैं वो राइट यहाँ पर कर दिए हैं कि अगर आप एक पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंक देते हैं ऐसे, और वो फिर वापस जमीन पर आ जाता है, तो इस सूरत में उसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो टाइम यूज होता है वो आप इस तरीके से निकालेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी को आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी पर डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली टोटल टाइम टेकन टू रीच द टॉप एंड देन रिटर्न टू द ग्राउंड, ये जो T1 है ये बेसिकली वो टाइम है जिससे ये ऊपर पहुंचेगा, ये इतना तक का टाइम। लेकिन जब वो रिटर्न बैक होगा तो उस सूरत में इस टाइम को डबल कर दे, मतलब जितनी देर में वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा उतने ही वक्त में वो नीचे जमीन पर गिरेगा। तो इसीलिए ये उस टाइम का डबल हो जाएगा, 2u डिवाइडेड बाय जी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है स्पीड विद विच द बॉडी रिटर्न्स टू द ग्राउंड। जिस इनिशियल वेलोसिटी ने आप जिस इनिशियल वेलोसिटी से आपने उसको ऊपर फेंका था, बिल्कुल जब वो जमीन पर पहुंचेगा वापस उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट से उसको फेंका गया, तो उतनी ही वेलोसिटी पर वो वापस आएगा। इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, ये तो ऊपर वाले रिजल्ट्स थे जब आप किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक देते हैं। और ये जो नेक्स्ट आपके पास रिजल्ट है, ये वो रिजल्ट्स हैं जब आप एक बॉडी को ऊपर किसी हाइट से इस तरह से नीचे ड्रॉप करते हैं। तो ये फार्मूला हमने पीछे अभी ड्राइव कर लिया था कि टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इज गिवन बाय दिस फार्मूला, इसका प्रूफ भी बाकायदा हमने कर लिया। और वेलोसिटी विद विच द बॉडी रीच द ग्राउंड, इसका भी हमने प्रीवियसली प्रूफ जो है वो कर ली है। जी यहाँ तक आज का लेक्चर जो ये मुकम्मल हुआ, इसके अंदर हमने रेक्टिलिनियर एक्सेलरेशन, सॉरी रेक्टिलिनियर मोशन को स्टडी किया और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे और उसके रिजल्ट्स और उसकी इक्वेशंस को देखेंगे। तो इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।